गुड इवनिंग। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 6 to 10। एनी डाउट? आई थिंक प्रोबेबिलिटी से होमवर्क था, राइट? 6 to 10। 6B। अरे एक सेकंड, बाय मिस्टेक 6 हमें स्टार्ट ही नहीं करना था। अप टू 7 वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। मैं सही कह रहा हूं? जल्दी से कोई एक हाँ बोलो कि लास्ट क्लास का डिस्कशन अप टू प्रॉब्लम 7 हुआ था। इज इट? क्योंकि अभी मुझे देख के याद आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं हुआ था? अच्छा, 5 तक ही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तो इजी है। 6 का बी तो है ही नहीं पार्ट, है ना? 6 में बी पार्ट है ही नहीं। ओके, अप टू 10 ओवर 11 to 15। अप टू 15। नो, वैसे मैंने होमवर्क दिया कहाँ? अच्छा सॉरी, ये एक्सरसाइज 2 ओपन करके खड़ा हूं। होल्ड करो एक मिनट, एक्सरसाइज 2 थी, अभी एक्सरसाइज 3 खुला है। 6 का बी पार्ट। ओके, 6 का बी पार्ट। तुम क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन में एक्सपर्ट हो ना? लिस्ट शोज ओनली 3 नंबर्स अपीयर। तो ओरली डिटेक्ट कर देता हूं, 63 है ना? नाउ एन थ्रोस, ये तो मैंने डिसाइड किया है विच 3 नंबर। लेकिन अब तुम हर थ्रो पर बोलोगे ना कि भाई ग्रुप से तो कर नहीं पाओगे कि सर ग्रुप में तो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं कि एन थ्रो में कितने टाइम्स कौन सा फेस आया। ठीक, तो मेरे ओपिनियन में 3 की पावर एन। लेकिन 3 की पावर एन तो तुम समझ रहे हो कि एवरी थ्रो हैज 3 चॉइस, 3 चॉइस, 3 चॉइस, है ना? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि 1 2 3 आर सेलेक्टेड, तो 3 की पावर एन। लेकिन अब तुम समझ गए ना कि सर इसमें वो केसेस भी आएंगे जब एटलीस्ट 1 of 1 2 3 इज नॉट देयर। तो तुम बस क्लियर है कि सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ए इवेंट देर इज नो 1, बी इवेंट देर इज नो 2, सी इवेंट देर इज नो 3। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? तो एन ए तो 2 की पावर एन हो गया ना? देर इज नो 1, तो एवरी थ्रो हैज 2 चॉइस, 2 और 3, 2 2 2, 2 की पावर एन। आई थिंक S1 इज 3C1 इंटू 2 की पावर एन। नाउ माइनस S2 का मतलब है कोई एक टर्म ए इंटरसेक्शन बी, देर इज नो 1, देर इज नो 2, तो इसका मतलब है एवरी थ्रो हैज चॉइस ओनली 3, 1 1 1। ठीक, लेकिन ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो S2 क्या होगा? 3C2 इंटू 1। बस टोटल जिसको तुमने 3 की पावर एन कहा था माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज 2 की पावर एन माइनस 3C1 इंटू की पावर एन माइनस 3C2। ये घटा देना 3 की पावर एन से, यू विल गेट द आंसर। अप टू 10 ओवर, अच्छा 10 तक ही उम्र था क्या? ओके ठीक है, अप टू 10 ओवर। हाँ, 9 का बी, 9B। ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट इवेंट तो तुमको याद है ना? इंटरसेक्शन बराबर प्रोडक्ट, तो यूनियन को आई राइट माइनस इंटरसेक्शन। हालांकि इसे तुम पी इंटू पी भी लिख सकते हो,
इंटू ए नॉट बी नॉट। ठीक है ना, ए नॉट बी नॉट। आई थिंक आई एम इंटरेस्टेड इन लेस इक्वल टू, और तुम समझ पा रहे हो कि सर आंसर क्या चाहिए। आंसर ओनली ए ओनली बी। तो आई थिंक लेस इक्वल टू, इफ आई मेक इट 0, घटा रहे हो भाई, तो आई कैन सर्टेनली से दिस नंबर इज लेस इक्वल टू देखना, ये स्टेप पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, मैं बिल्कुल कह सकता हूं। अब मुझे लगता है कि अब इजली, तुमने क्या कहा था कि ओनली ए ओनली बी, तो तुमको लगता नहीं ए बी नॉट, ए नॉट को गायब कर दो ना, सेइंग कि ए नॉट लेस इक्वल टू 1, तो आई सिंपली ओपन द ब्रैकेट। सिमिलरली दिस सेकंड, यहां पर मैं बोल दूं कि बी नॉट को लेस इक्वल टू 1 आई एम यूजिंग, मेरे ख्याल से हो गया प्रॉब्लम डन। इसका सी पार्ट मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को याद है कि सर ये वही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो एंड में क्लास में लिया गया था। ठीक है ना, जिसमें बेस भी लगता है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी लगता है, जिसको तुम लोगों ने फ्लो चार्ट से एक लाइन में खत्म कर दिया था कि सर यू ओनली बॉदर अबाउट गिवन, और फिर ऊपर डायरेक्ट फेवरेबल। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में कराया गया था, डोंट वरी, है ना। अप टू 10 ओवर, केवल 10 तक था ना ओवर, ठीक। पेपर 1 क्विकली, सिंगल चॉइस, एनी डाउट? सिंगल चॉइस काफी आसान थे, सिंगल चॉइस, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको लगता नहीं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत शीट में हमने किए हैं? लाइन विथ डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल मीट द लाइंस एट पी क्यू। बस मैं आइडिया दूंगा, क्योंकि कई लोगों को पता है कि सर जैसे ही आप कहते हो कि लाइन ने पी पर गिवन लाइन को कट किया, तो आप इस पॉइंट को इमीडिएट एज्यूम करोगे कि सर लैम्डा बराबर लैम्डा, तो पी पॉइंट आई एज्यूम्ड। जेड को लैम्डा, टू लैम्डा, टू लैम्डा, टू लैम्डा माइनस 2। कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? सही लिखा है कि नहीं? कुछ कुछ गलत तो नहीं हो गया, या हो गया गलत? गलत हो गया, गलत हो गया। वो रेशो इक्वल टू लैम्डा, तो जेड आ गया बाई 2, अगला आ गया बाई 2 लैम्डा माइनस 2। वैसे गलत नहीं था ना, पहले भी ठीक था ना? नहीं, पहले गलत था, अभी ठीक है। बस इसी तरह से तुम समझ गए यहां भी कि सर इक्वल टू म्यू, म्यू बाई 2, म्यू बाई 2। अरे यार, ये मैंने लाइन, चलो कोई नहीं, सब इधर उधर हो गया। वो ऊपर की इक्वेशन कुछ और थी, नीचे कुछ और थी, अब कोई नहीं, ये एक्चुअली सेकंड लाइन चली गई। तो अब मुझे फर्स्ट लाइन देखनी है, ठीक है। फर्स्ट लाइन हो गया म्यू, म्यू माइनस 2 म्यू। अब ठीक है कैलकुलेशन, एक बार देख लो। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते हैं कि सर ये पी क्यू वैक्टर को पैरेलल टू 212 करा दीजिए। अब यार एक कैलकुलेशन तुम खुद करो, पी क्यू पैरेलल टू 212,
वो कैसे करते हैं, डू योर सेल्फ, है ना, कि सर IJK का रेशियो इक्वेट करके विद द हेल्प ऑफ 9th क्लास, है ना, 9th क्लास की मैथ्स लगा के आई विल सॉल्व लैम्डा, आई विल सॉल्व म्यू। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सट्रीमली इजी, और बोलो, सिंगल चॉइस डन, ठीक है ना। वो 4th क्वेश्चन भी बहुत लल्लू था, है ना, कि सर वो मॉड x माइनस हाफ बन रहा था, तो 3 टाइम्स और फिर x माइनस हाफ, 2 केस बता दिया ना। x ग्रेटर इक्वल टू हाफ पर 3 टाइम्स x माइनस हाफ, और लेस देन हाफ पर ओनली x माइनस हाफ। सही है। वो पहला प्रॉब्लम जो था 1 और मोर प्रॉब्लम, उसको मैंने बोनस कर दिया, ठीक है। उसमें मिस्टेक तुम्हारे पेपर में चला गया। वो पहला जो ऑप्शन था वो 1/3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि वो tan इनवर्स एक्स क्यूब होगा। सही है। तो जो ए और बी ऑप्शन है वो दोनों में एक्चुअली tan इनवर्स एक्स क्यूब था, जो कि तुम्हारे पेपर में एक्स स्क्वायर लिख के चला गया, तो मुझे बोनस करना पड़ा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन तो बहुत लल्लू है। ये तो पोल का कंसेप्ट हो गया ना, कि सर x1 y1 पर टेंजेंट लिखिए, इज दिस। और फिर कई लोग जानते हैं ना ये फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम, कि ऑल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पास थ्रू फिक्स पॉइंट x2/2, तो x2/2 बन गया पोल, और जो पोलर होगा, इस लाइन का कोई भी पॉइंट लिया है ना, तो ये है पोलर। अगर तुमको डेफिनेशन आज भी याद है तो ये पोलर है और पोल है x2/2। तो x2/2 पोल लेकर के पोलर कैसे लिखा जाता है तुमको पता है ना, कि सर सर्किल का पोलर लिखना है। अब मेरे ख्याल से दीज टू इक्वेशंस आइडेंटिकल, कुछ लोग समझ रहे हैं बात को। सही है कैलकुलेशन, 4a² अपॉन 2a/y1। तो इससे एक ऑप्शन तो फट से आ गया, y1 y2। अगर कैलकुलेशन से हो जाता है, ऑल्सो मेक यूज ऑफ कि y1² जो है ना, वो 4a/y1 बराबर x1²। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करो ना, इससे हो जाता है, y1 y2 हो गया। x1 x2 निकाल ही लो ना, ये खुद कर लो ना सर, x2 को पुट कर दीजिए। कहा ना मैंने मामूली मैनिपुलेशन है, x1 x2 पता नहीं, x1² हो गया। अब मुझे लगता है कि लोग x1² को पुट कर लेंगे। कहाँ चली गई इक्वेशन, 4a/y1, मेकिंग यूज ऑफ इट यू गेट द आंसर। x1² को पुट कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, कि सर हमने तो x2/2 को लेकर के, मतलब कि इस पर कोई एक जनरल पॉइंट लिया था लैम्डा कॉमा जो भी है ना, कि सर x, और फिर उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखी, फिर वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को L1 + लैम्डा L2 पहचान लिए। उस आइडिया से भी लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं 6 का कोई सी पार्ट बताने लायक नहीं है, स्टैंडर्ड जीपी है ना, और एजीपी नॉट जीपी, लोगों को सीक्वेंस का आइडिया है कि सर जब भी मल्टीप्लाई होकर सीरीज आती है तो जिस टर्म से मल्टीप्लाई होती है उसको मल्टीप्लाई करो और घटा के कर दो।
और कई लोगों को ये भी याद है कि सर आपने इनफाइनाइट जीपी को डिफरेंशिएट करके भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है ना, कि एक इनफाइनाइट जीपी उसको डिफरेंशिएट करो, ये जीपी बनेगी। और शायद ये क्वेश्चन डबल तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है क्या, नहीं S2 में जा रहा है, S2 में R स्क्वायर है, तो उसमें 2 बार डिफरेंशिएट होगा, जीपी 2 बार डिफरेंशिएट है, बताया मैंने जीपी को डिफरेंशिएट करके प्रॉब्लम। बाकी विदाउट डिफरेंशिएशन कर लो ना तुम, कि सर वो हॉलैंड-नाइट मेथड से करेंगे ना। वन और मोर डन। इलेवन। अरे तुम लोग वो बोला करो ना कि सर होमोजेनाइजेशन के प्रॉब्लम मुझसे नहीं बनते, ठीक है ना, तो जिन लोगों से बनते हैं दे विल डू, कि सर हो गया था 11th हो गया था। 12th। ट्रायंगल। अननेसेसरी एसओटी से घबराते हो, जबकि एसओटी बहुत इजी चैप्टर है। एबीसी। एडी बाइसेक्ट बीएसी। एंगल बाइसेक्टर। एसी बराबर बीडी। सी बराबर 2 एंगल बी। एंगल बी को बोल दिया थीटा, ये हो गया 2 थीटा, ये पाई माइनस 3 थीटा बाई 2। बहुत ही लल्लू लेवल का क्वेश्चन है कि सर एकदम क्लियर दिख रहा है कि ट्राइंगल्स को इन्वॉल्व करो जिसमें बीडी हो, जिसमें एसी हो, तो एक बार एबीडी ट्राइंगल और एक बार एसीडी ट्राइंगल पर साइन लॉ, और साइन लॉ भी इंटेलिजेंटली लगाओ कि बाद में सारे साइड्स कैंसिल हो जाए। बस जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर बीडी अपॉन एडी कॉमन साइड, एडी कैंसिल कर दूंगा बाद में, और क्या, एडी अपॉन एंड एसी अपॉन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। कैलकुलेशन ठीक आए थे। एडी, बस इसके आगे की मैनिपुलेशन डू योरसेल्फ, इससे थीटा सॉल्व हो जाता है। ठीक, मेरा हो गया था एक्चुअली। इंटीजर, एनी डाउट क्विकली? इंटीजर्स 13। अरे नहीं, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। 15। 15 तो लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए, है ना, कि सर जब 4 कॉन्साइक्लिक इलिप्स का पॉइंट, तो जो अकलमंद लोग हैं वो कहेंगे सर सर्किल मान लीजिए, जीएफसी सर्किल, फिर उस सर्किल का इंटरसेक्शन करा दीजिए विद इलिप्स, तो पुट कर दिया a cos थीटा b sin थीटा। फिर लोग समझदार हैं कि सर कॉस और साइन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबको आदत है कि सर हम तो tan थीटा बाई 2 से करते हैं, तो पक्का 4 डिग्री बना होगा। फिर उसके बाद तुमको सम ऑफ एंगल्स में इंटरेस्ट है, तो तुमने वो फॉर्मूले पे चले गए कि सर S1 माइनस S3 1 माइनस S2 प्लस S4। सही कहा मैंने, तो उसमें तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, 0 आ जाता है वो, है ना सर, इक्वल टू 0 आ जाता है बस। फोर्टीन जिसने पूछा, एक्चुअली 14 में तुमको ये बात नोटिस करनी थी कि A1 नेगेटिव है, A3 नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि काश इसमें रूट्स पॉजिटिव होते, तो जो तुम सोच रहे थे तुम सही सोच रहे थे, इसके रूट्स वाकई पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव रूट अगर मैं पुट करूं, किसी x नेगेटिव को पुट करूं, तो तुमको ओरली दिखेगा कि सर इट कैन नॉट बी 0, ये एक्सप्रेशन 0 नहीं बन जाएगा, है ना सर। A1 इंटू एक्स क्यूब, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो क्या तुम समझ गए कि अगर इसके रूट्स हैं
तो वो पॉजिटिव है। अब कुछ लोग जानते हैं सर पॉजिटिव रूट क्यों दिए जाते हैं, नंबर्स को पॉजिटिव क्यों दिया जाता है, जिससे कि आप AMGM लगा पाओ, नहीं तो A1 A3, तो -A1 तो हो गया सिग्मा अल्फा और -A3 हो गया सिग्मा अल्फा बीटा गामा, टेकन 3 एट ए टाइम। अब ऐसे ही ओरली बताता हूं, सिग्मा अल्फा बीटा गामा में तुमको थॉट आएगा कि सर अल्फा बीटा गामा डेल्टा कॉमन ले लीजिए। एक ही लाइन का सॉल्यूशन मैं भी बता रहा हूं, ठीक है ना, कॉचीज कहो या AMHM कहो, है ना, लोग इसी को कॉचीज से कहेंगे कि सर अल्फा √α1 का स्क्वायर प्लस √α2 का स्क्वायर प्लस अप टू √α4 का स्क्वायर, और फिर इनटू बोलेंगे 1/√α1 का स्क्वायर प्लस, सही कह रहा हूं ना मैं, जो लोग मुझे कॉचीज की तरफ लेके जा रहे हैं कि सर हाउ टू सॉल्व यूजिंग कॉचीज, और फिर ग्रेटर इक्वल टू √α1 इंटू 1/√α1 प्लस सो ऑन की पावर 4, है ना। तो इसी बात को मैं AMHM बोल रहा हूं, ठीक है ना, कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कॉमन निकाला तो वो 1/α 1/β आने लग गया, α1 α2 α3, और फिर तुम तो समझदार होगी सर 1/α को देख के थॉट आ रहा है HM का, और α1 प्लस α2 को देख के थॉट आ रहा है AM का, तो AM ग्रेटर इक्वल HM लगाओगे ना तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। इजी था ना, तो वी आर गुड इन बोथ कॉचीज एज वेल एज AMGM HM। नहीं नहीं पेपर ठीक था, बहुत टफ नहीं था। डिस्कशन ओवर। 16 क्वेश्चन में तो तुमको पावर 4 डायरेक्ट पहचानना चाहिए था, साफ साफ लिखा हुआ है 4C1 4C2 4C3, बस 4C4 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर देते, तुम्हारी तो 4 डिग्री सॉल्व हो जाती कि सर x-1 की पावर 4 बुद्धू बना दिया बराबर 2021, सही कहा ना। अब जो समझदार लोग हैं वो ओरली कर देते हैं कि सर पावर 4 को इधर ले आइए, पावर स्क्वायर माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2021, तो जो नॉन रियल रूट होंगे वो स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2021 से आएंगे। मेरे ख्याल से हो गया भाई, डिस्कशन ओवर, बहुत बता दिए, ठीक है, डिस्कशन ओवर। ओके 17 तो बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन था, है ना, शायद तुम ट्रिग्नोमेट्री भूल गए, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बन जाता है ये। हैप्पी बर्थडे आकृति। थोड़ा बी केयरफुल, है ना, सीजन के चेंज हो रहा है, थोड़ा केयरफुल रहें। तो यार मैं क्या बताऊं इसमें, मॉड A+B होल स्क्वायर खोल के नहीं कर लोगे, है ना। बाकी तुम अगर मुझसे ज्योमेट्री से पूछना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ कि सर मॉड A² प्लस मॉड B² प्लस 2A.B के बगैर अगर करना चाहते हो तो वो मैं तुमको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ठीक, दोनों के लेंथ बराबर है, तो आई सेड की पैरेललोग्राम जो है ना वो रोम्बस हो जाएगा, ये रोम्बस हो गया, ये बनेगा A+B मॉड, ये बनेगा A-B मॉड। अगर ओरली करना चाहते हो कि सर विदाउट मतलब कैलकुलेशन ओरल करना चाहते हो, वैसे वो कैलकुलेशन भी ओरल ही थी नहीं, तो इस एंगल, चलो इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, हाफ एंगल को, तो मानते हो कि सर मॉड A+B जो है, मॉड A+B हाफ कॉस थीटा, ये हाफ कॉस थीटा हो गया, उसका ट्वाइस, तो ये पूरा कॉस थीटा हो गया, तो मॉड A+B कॉस थीटा है। तो ओरली समझ गए कि सर पहला टर्म आपका बन गया सेक स्क्वायर थीटा, फिर व्हाट अबाउट मॉड A-B, ये हाफ है ना, तो ये बन गया हाफ साइन थीटा, तो मानते हो ट्वाइस ऑफ इट ओनली साइन थीटा, तो लोग समझ गए कि सर ये तो कॉसेक स्क्वायर। अब तुमको आज भी याद है ना सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर को कैसे करते हैं, 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, बस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर AMGM ग्रेटर इक्वल टू 2, 4 आ गया भाई, 2 + 2 4, लैम्डा 4 आ गया,
अब मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बुद्धू है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन ना निकाल पाए -4 पाई से 0। डिस्कशन ओवर, राइट? चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर, एक क्वेश्चन मैंने एलिप्स का दिया था घर के लिए, बन गया? ओनली वन प्रॉब्लम वॉज गिवन। आज मैं बुक नहीं लाया हूं, करके आए हो उस क्वेश्चन को तो बताओ, नहीं तो रहने दूं, छोड़ दूं कि सर अच्छे क्वेश्चन रहने दिया करिए आप, है ना? कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, फ्रॉम पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन, और वो जो पॉइंट था दैट वाज ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको तुम मैनिपुलेशन से बता दोगे कि सर इट वाज ए बाई ई, है ना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस वाज द पॉइंट, एंड यू आर टोल्ड कि tangents drawn prove that it intercepts on ordinate through nearer focus। ordinate किसको कहते हैं याद है ना? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ordinate through nearer focus, I think nearer focus is AE। तो बस मैं तुमको एल्गोरिथम बता देता हूं कि व्हाट यू डू, तुमको ये लेंथ प्रूव करनी है कि सर ये लेंथ AB, आपको 2A प्रूव करना है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग देखते ही बता देंगे कि सर इसे लेके ना T2SS1 लिखिए, ठीक है ना? यूजिंग दिस पॉइंट राइट पेयर ऑफ टेंजेंट। मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा भाई, है ना? पेशेंस, मैं सिर्फ एल्गो बताऊंगा, एल्गो। S1 now in this you will now put x equal to AE, ये पुट कर देना। तो ये इतनी सिंपल कैलकुलेशन हुई थी, मेकिंग यूज ऑफ फॉर्मूले, यू नो कि सर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की मदद लेकर के ये इतना इजी हो जाता है कि इससे y की वैल्यू पता क्या आई थी? ये आया था इसको आफ्टर सॉल्विंग कि सर ये आ जाता है, आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन यू विल एंड अप टू दिस रिजल्ट। तो बस y बराबर a, y बराबर माइनस ए, तो योर डिस्टेंस इज 2a, ठीक है ना? आई थिंक डिस्कशन कंप्लीटली ओवर। quickly, ओके थोड़ा सा पॉज देते हैं कोनिक सेक्शन को, है ना? लेट्स डू वेरी इजी चैप्टर। you will face easy geometry 2D geometry problems in this chapter, है ना? यहाँ पर तुमको आसान 2D ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने को मिलेंगे, दैट्स वाई ये चैप्टर काफी इजी है, और एप्लीकेशन तो बहुत वाइड है ना। कहा ना 2D ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स कैन बी डन यूजिंग कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका काम आता है कि सर सर्किट के प्रॉब्लम में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं, है ना? फेजर डायग्राम वगैरह में आई हैव सीन इट्स एप्लीकेशन, है ना? तो बीटेक के टाइम में आई हैव यूज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इन डूइंग सम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, है ना? हाँ, एसी सर्किट्स, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन, ए प्लस आई बी, ए इज रियल, बी इज ऑल्सो रियल। ए को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट, तो ये सब फॉर्मेलिटीज बहुत फास्ट करते हैं ना, और बी को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर ये जो रियल पार्ट है ना, देखिए ये भी रियल है
और जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी रियल है। ठीक है, ठीक। सिंपल डेफिनेशंस, नथिंग एल्स। इफ b is 0, then we say that number is purely real. If a is 0, we say that purely imaginary. Fundamental definitions. And if b is not 0, then we say that it is a imaginary number. ठीक है ना। आई का मतलब तो तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, अंडर रूट -1, आयोटा, मतलब आई स्क्वायर इज -1। तो 2 + 3i इज इमेजिनरी नंबर। 3i इसको तुम इमेजिनरी भी कह सकते हो, तुम प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हो। ठीक है। 0, तो डेफिनेशन से जाओगे तो तुमको दो चॉइस मिलेगी। यू कैन कॉल इट प्योरली रियल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट प्योरली इमेजिनरी। टेन सेकेंड्स क्विकली। ठीक, डन। नाउ लाइक जैसे कि हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट इन अर्गन प्लेन, also called complex plane. Where Argand plane is exactly what you apply, that is xy coordinate system. जैसा xy system use करते हो same. तो along x axis we represent real part of number, along y axis we represent imaginary part of number. For example, I have to represent -2 -3i. तो तुम जैसा xy प्लेन तो तुम फैमिलियर हो ही कि सर -2 and -3, here comes the point whose complex representation is -2 -3i. तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2, -3, -2 -3i। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर को we can express like this also. This is called ordered pair form. ठीक, तो कभी सरप्राइज मत होना कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर z = 0,2 लिख के आ गया है ना, तो समझ जाना कि इट इज नथिंग बट 2i। 10 seconds quickly. ठीक, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के दो तरीके, एक यू टेल इट्स रियल पार्ट
and its imaginary part, that number is identified, है ना, क्योंकि डेफिनेशन ही है a plus ib, right? तो every number which can be expressed in the form a plus ib is a complex number. ऑल्टरनेटली हम लोग कहते हैं, अब तुम इतना तो समझ ही गए हो कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं आर्गन प्लेन में कहीं लोकेट होगा, है ना. सपोज पॉइंट P इज रिप्रेजेंटिंग Z विच इज a plus ib. इफ यू ज्वाइन P टू ओरिजिन, तो ये जो लेंथ है OP, लेंथ ऑफ OP, ये कहलाता है मॉड Z, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ Z. यू कैन इजिली ऑब्टेन इट्स वैल्यू कि सर मॉड Z, भाई अब तो तुम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म a, b, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरीके हो गया. a, b 0, 0 डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ऑल्सो जो भी पॉइंट P Z रिप्रेजेंट कर रहा है उसे O से ज्वाइन करने पर, ओरिजिन से ज्वाइन करने पर, एंगल विच इट मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस. मेजरमेंट तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री में ही बता दी गई थी कि सर ये तो परमानेंट कंसेप्ट होता है कि पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज लेने पर एंगल को प्लस रिप्रेजेंट करते हैं और क्लॉकवाइज मेजर करने पर नेगेटिव. सपोज द एंगल इज थीटा. दिस एंगल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, आर्ग Z. सही है. वैसे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट हम इनफाइनाइट आंसर कर सकते हैं. लोग 30 डिग्री आर्ग्यूमेंट को बोल सकते हैं कि सर -330 डिग्री, 30 डिग्री को बोल सकते हैं 390 डिग्री, बट ऐसा लोग करते नहीं है ना, कि सर इतने बेकार क्वेश्चन कोई नहीं पूछता. लोग एक सिंगल आंसर देना ही प्रेफर करते हैं. तो थीटा की वैल्यूज आउट ऑफ, है ना, कि सर थीटा यू कैन चूज एनी रियल, बट वैल्यू ऑफ थीटा इन इंटरवल -π to π. अब तुमको यूनिक आंसर मिलेगा अगर मैं तुमको ये कंस्ट्रेंट दे दूं कि तुमको आंसर सिर्फ इस इंटरवल में देना है, तो तुम सिर्फ एक ही आंसर कर पाओगे. तो ये जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो यूजुअली लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही ऑप्शन में देना प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट IIT. ठीक है ना. तो इतने बेकार क्वेश्चन IIT नहीं क्रिएट करता कि 1 और मोर देन 1 चॉइस. आंसर इज 30, आंसर इज 390. ठीक है ना. क्विकली अब यहां से तुमको एक फील आ रही होगी, तुमको कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि आप मुझको नंबर का मॉड बता दो, है ना. अच्छा, मॉड के बारे में तुम नोटिस कर सकते हो ना कि मॉड Z इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर. इतना तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना ही चाहिए, नहीं कि सर इतना तो कोई भी ऑब्जर्व करके बोल देगा कि यस यू आर राइट. क्विकली अब यहां से कुछ फील करो कि गिवन द मॉडुलस, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दे दिया जाए, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट दे दिया जाए,
ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहा जाता है, बट वो एक्सप्लेन करेंगे, है ना, वो मेंशन करेंगे कि दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, वरना क्या है ना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 2 कॉमा -π/3 मुझे दिया गया था, तो लोग पता है इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म समझ लेंगे कि सर योर आंसर इज 2 - i π/3, ठीक है ना, तो उसको बोलना पड़ेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। तो जैसे ही वो कहेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, तो मेरा दिमाग तुरंत कि यार ये जो है ये मॉड है और ये जो है ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक, अब तो इमेजिन करो, अगर मुझे मॉड पता है, अगर मुझे आर्ग्यूमेंट पता है, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नोन नहीं हो जाएगा, है ना। कोशिश करो कि मुझे यूनिक आंसर मिल रहा है या नहीं, तो डेफिनेटली रिप्लाई आएगा कि हाँ यूनिक मिल रहा है। 2 का मतलब है सर्कल, 2 डिस्टेंस ओरिजिन से सर्कल, लेकिन -π/3 अब यूनिक, ये सर ये रहा π/3 और एट ए डिस्टेंस ऑफ 2, तो तुमको लगता नहीं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिफाई हो गया, दिस शुड बी z, सही है, तो ये तो लोकेट हो गया। लेकिन आंसर हम तब मानते हैं ना व्हेन यू आंसर z इन a+ib, क्योंकि डेफिनेशन से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं ना कि सर जब तक आंसर a+ib नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम डन नहीं कहलाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन ही होती है नंबर इन द फॉर्म ऑफ a+ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब तो तुम ओरली कर लोगे कि सर सिंपल है, इसका x कंपोनेंट जो है 2 cos π/3 which is 1, सही है, and its y component is 2 sin π/3 which is √3। लेकिन क्योंकि तुम x एक्सिस से बिलो हो तो ऑब्वियसली तुमको पता ही है -√3, तो योर z इज 1 -√3i is my final this is my final answer। तो given trigonometric form, complex number in trigonometric form, I can always get in the form a plus ib। इसका कन्वर्स भी कर लेंगे, सर आप a plus ib देना, हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी ला के दे सकते हैं। इस बात को जनरलाइज कर लेते हैं, मॉड z थीटा, तो आई थिंक रियल पार्ट इज गोइंग टू बी मॉड z cos थीटा। मेरे ख्याल से तुम समझदार हो कि सर वो नेगेटिव पॉजिटिव योर थीटा विल टेक केयर ऑफ, जिस भी क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अकॉर्डिंगली तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी, दिस नंबर में भी पॉजिटिव, दिस नंबर में भी नेगेटिव। सिमिलरली योर y मॉड z साइन थीटा, सही, तो व्हाट इज योर z, रियल पार्ट प्लस i टाइम्स, तो मॉड z आई एम टेकिंग आउट cos प्लस i साइन, this is called Euler's formula। and cos plus i sin is, तुम लोग तो लिमिट पढ़े हुए लोग हो, है ना, तुम तो आराम से e की पावर i थीटा का एक्सपेंशन लिखना, 1 प्लस i थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, i थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, I theta cube upon 3 factorial and so on infinite series, and you will get to know कि सर जो रियल पार्ट आ रहा है वो cos से मैच कर रहा है, मैं सिर्फ e की पावर i थीटा की बात कर रहा हूँ, और जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो sin थीटा से मैच कर रहा है। याद आया, लिमिट में सीरीज पढ़ी थी।
ठीक है ना। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट एक नोटेशन है, पता होना चाहिए। ई की पावर आई थीटा को दिखाई दे रहा है, वी ऑल्सो कॉल्ड सिस थीटा। ये सिंपली नोटेशन है, नथिंग एल्स। हम्म। डन। हाँ, सी फॉर कॉस, आई फॉर आयोटा, एस फॉर साइन, बिल्कुल ठीक। सिस। एक यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लें। इस रिप्रेजेंटेशन से तुमको ये बात का हिंट मिल रहा है, गिवन मॉडुलस, गिवन आर्गुमेंट, योर कॉम्प्लेक्स नंबर गेट आइडेंटिफाइड। क्लास के एंड में रोनिक, ठीक है, योर कॉम्प्लेक्स नंबर गेट आइडेंटिफाइड। कि तो तुमको लगता नहीं सर ये तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, आप मैग्नीट्यूड दे दो, आप डायरेक्शन दे दो, तो आपका वेक्टर पता पड़ जाता है ना। मैं कोई फिजिक्स तो कर नहीं रहा हूं कि तुम में से कोई कहेगा सर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बताओगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन है। हाँ, तो ये सब मैथ्स में तो जरूरत पड़ती नहीं है ना, तुमने तो पूरा वेक्टर इन 3D कर लिया, ठीक है। तो तुमको तो पता पड़ गया होगा कि सर मैथ्स में तो वेक्टर ए बराबर 2i + 3j, बात खत्म। तो मेरे ख्याल से एक बात तुमको फील हुआ कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नोन होने से नंबर नोन है, तो आई कैन ट्रीट इट एज वेक्टर इन अर्गन प्लेन, ठीक है। तो तुमको ज्योमेट्री के टुवर्ड्स ले चल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, दिस इज z, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स एज वेक्टर इन अर्गन प्लेन। तुम उसको बिल्कुल वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। हाउ, कैसे? पॉइंट P का रिप्रेजेंटेशन है z, तुमको बस इतना जानना है कि सर ये जो z है ना, z, इसको हमको रीड करना है टू बी इक्वल टू ओपी वेक्टर। बस जैसे ही इतनी बात समझ में आई ना, तुम्हारा ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो गए। बस इस बात को समझ लो कि किसी भी पॉइंट P, तो ये जो P है ना, P दैट इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन अर्गन प्लेन में को हम ट्रीट करेंगे पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर की तो तुमको बहुत अच्छी समझ है कि सर ओपी वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ओपी वेक्टर बराबर z। समझ आई बात? अब तो जो तुम जानते हो कि सर ओपी वेक्टर और आपने आपने पोजीशन वेक्टर z
z को आपने ओपी वेक्टर बोल दिया, तो तुमको तो समझ है कि बिल्कुल क्यों नहीं बोलूंगा मैं ओपी वेक्टर। देखो इसका जो लेंथ है मॉड ओपी वही तो मॉड z है, और ये जो एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वही तो इसका आर्ग्यूमेंट है। तो सारी बातें वेक्टर की अप्लाई हो तो रही है। वेक्टर का एंगल विथ एक्स एक्सिस सही है ना, तो डेफिनेटली आई कैन रीड लाइक दिस। अब तुमको लगता नहीं सर इस रिप्रेजेंटेशन के चलते मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई। अब सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि इन अर्गेंट प्लेन दिस इज सम पॉइंट P Z1, this is some point Q Z2, ठीक, and I ask you 2 minus 1 कि what is this। तो न्यूमेरिकली नहीं कि सर न्यूमेरिकली x2 प्लस आई बाई टू x1 प्लस आई बाई वन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हाँ मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछ रहा हूं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो तुम बहुत आसानी से बोलोगे कि सर Q जो है Z2 जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, Z1 पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो देखो फट से आंसर मिला, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस P इज नथिंग बट PQ वेक्टर। So this quantity is PQ वेक्टर। अब तुमको सारी बात पता पड़ गई कि अच्छा है, अब तो मैं इस वेक्टर को पूरी तरह जानता हूं कि इसका जो मॉड है वो तो PQ लेंथ के बराबर हो गया, और इसका आर्ग्यूमेंट वेक्टर के बारे में तो तुम अच्छी तरह समझते हो कि सर ये रहा PQ वेक्टर। अरे वेक्टर फ्री होता है ना, शिफ्ट कर दिया तो एंगल विच इट मेक्स, या तो ये एंगल ले लो जो अच्छा लगे कि सर मैंने ये वाला एंगल ले लिया, कर देना नेगेटिव कि सर ये कितना था, ये 240 था, ये -120 कहलाएगा और क्या। फॉर एग्जाम्पल इजी, तो मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिकल सेंस समझ में आ गया। हाउ विल वी मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री, तो उसका बेस क्लियर हो गया कि सर ये है बेस, पोजीशन वेक्टर रीड करो, उसके बाद अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। क्विकली कैसे भी देख सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर यहां पर भी आप एंगल बता सकते थे कि सर ये 120, तो आंसर इज -120, ठीक है ना। इजी, चलो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो मेरे ख्याल से बहुत क्विक आंसर मिल गया है ना कि सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स है। क्वाड्रेंट को बिल्कुल ध्यान देकर के आंसर करना है। अरे नहीं भाई, -120 नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट। मेरे ख्याल से 45 है ना कि सर ये 45 होगा, तो 135 -135, इजी। हमको आंसर रेंज में रह के देना होता है, -π से π। एक छोटा सा नोट और फॉलो कर लेते हैं फॉर z इक्वल टू 0। आई थिंक ऑलरेडी यू हैव सीन कि इट इज प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। ऑल्सो this has magnitude 0
and argument not defined. Like zero vector, याद होगा लोगों को जीरो वेक्टर, कि सर जीरो वेक्टर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, तो अकॉर्डिंगली लोग ले लेते हैं। magnitude is zero and argument not defined. Easy. Okay. Conjugate of complex number. Z is a plus ib, a and b understood, real number. So conjugate of z denoted like this, and that nothing but a minus ip. जस्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए। थोड़े से इंपॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट कॉन्जुगेट, उसके बिफोर तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन कैरी करते हैं ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। z1 प्लस z2 कैसे करते हैं, तो यार एक बात, x1 प्लस i y1 ये z1 है, ये z2 है, तो हाउ टू ऐड, तो तुम समझते हो कि सर आंसर फाइनली a प्लस आई बी में दिया जाता है, तो तुम कॉमन सेंस से कह दोगे कि सर x1 और x2 ऐड, y1 प्लस y2 ऐड, you will leave answer like this. Similarly, if I ask you how to get z1 z2, how to solve z1 upon z2, ये सब बातें मुझे लगता है मैंने तुमको बीच में ही कहीं बता दी थी, है ना। ब्रैकेट खोल दो, a प्लस आई बी में आंसर देने की आदत है, आई स्क्वायर y1 y2, आई स्क्वायर होता है -1, ये रहा आपका आंसर इन a प्लस आई बी फॉर्म। डिवीजन में सबको याद होगा कि सर आंसर a प्लस आई बी में लाने के लिए हम लोग याद रखते हैं कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। Here comes, so answer we get in the form a plus ib. तो हाउ डू वी कैरी कैलकुलेशन ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लियर, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली यू शुड ऑल्सो नो हाउ डू वी इक्वेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z1 बराबर z2 है अगर, ऐसा तब ट्रू कहलाएगा जब their real part match as well as their imaginary part also match. Then we say z1 is same as z2. तुम एक और तरीके से जा सकते हो, क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तब तुमको इस तरह की बातों की जरूरत पड़ेगी कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना था, तो समटाइम्स तुम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से कर पाओगे, एंड समटाइम्स तुमको ऑल्टरनेट आइडिया की जरूरत पड़ेगी कि सर दोनों के मॉडुलस इक्वल होगा एज वेल एज आर्ग्यूमेंट विल ऑल्सो बी, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन में काम आने वाले आइडियाज हैं।
ठीक है, हम लोग सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की बात कर सकते हैं. वी कैन नॉट टॉक अबाउट इनइक्वालिटी. यू कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. 1 plus 2i, 1 plus ai. You cannot compare. Not allowed. Comparison is not permitted. Okay. तो इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होती है इफ बोथ आर प्योरली रियल. ठीक है ना, लिख लो यार अपने वर्ड्स में. We can compare complex numbers only if both are purely real. Otherwise, more, less, greater, equal, इस तरह की बातें डिफाइंड नहीं है. ठीक है, आइडिया क्लियर. Now I think related to conjugate, you should remember the results. Z plus Z bar by 2 is real part of Z. तुरंत derive कर सकते हो. Similarly, imaginary part of Z, Z minus Z bar upon 2i. And another very important result, mod Z square is ZZ bar. ये सब प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज करूंगा मैं. ठीक है, बहुत काम आएगा. Also, some properties of conjugate, I will not give proof. Okay, I will directly apply in problems. Z1 plus Z2 conjugate equals similarly for difference, similarly for product and division. To take conjugate, answer is, ठीक है, x1 plus i/y1 और x2 plus i/2 मान करके LH और RH को लोग दिखा देते हैं कि हाँ सर ये बराबर आ रहा है. ठीक है, तो यू डायरेक्टली रिमेंबर. ठीक है, और क्या सोच रहे हो मुझे. ये कुछ कॉम्प्लेक्स केस में करते हैं बात. सपोज इंटरेस्टेड I want to take conjugate of this complex. तो तुम कह सकते हो कि applying all properties, sum, difference, product, division,
ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके तुम कह सकते हो कि सर सब पर इंडिविजुअल Z1 बार, मेरे ख्याल से ये Z2 इंटू Z2, और तुम समझते हो कि Z2 बार Z2 बार, तो Z2 बार स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि यूजिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो ये सारे आइडियाज प्रॉब्लम में डायरेक्ट अप्लाई होंगे। 10 seconds क्विकली। ठीक है ना, अभी बता ही दिया ना, Z2 इंटू Z2, तो Z2 बार कॉन्जुगेट प्रोडक्ट रूल। ओके, आइडिया क्लियर। सिमिलरली we should know about properties of mod Z. ठीक है, जिसने 11th में बहुत अच्छे से कर रखा है वो चाहे तो बस प्रॉब्लम्स की पीडीएफ खोला करे, पीडीएफ में जो क्वेश्चंस दिखाई दे उनको सॉल्व करके देख ले कि अगर उसके सॉल्यूशंस एलिगेंट हैं टू द पॉइंट, तो इसका मतलब है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। इस रिजल्ट्स में तो कोई दम नहीं है, सही है। इसको तो लोग कॉन्जुगेट से कर देते हैं प्रूफ कि सर Z1 अपॉन Z2 मॉड का स्क्वायर ले लीजिए और डेफिनेशन लिख दीजिए नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट और दिस इनटू इस पूरे का कॉन्जुगेट, तो यूजिंग प्रॉपर्टी, सही है। तो ये रिजल्ट सही है ना। कमिंग टू दिस रिजल्ट, चलो इसको ज्योमेट्री से बता देता हूं, है ना, बाद में कैलकुलेशन से भी बता दूंगा, बट लेट अस नो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूजिंग ज्योमेट्री। आई थिंक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्गन प्लेन में कहीं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। दिस इज Z1, ठीक। Z2 को भी कहीं भी दिखा दो जहां तुमको मन करे। दिस इज Z2, बस अब Z1 प्लस Z2, क्योंकि तुमने अपनी मुश्किल बहुत आसान कर ली ना बाय कॉलिंग पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर OQ वेक्टर, तो Z1 प्लस Z2, if I complete a parallelogram, तो this point is going to get position vector OP plus OQ, OP plus OQ. So this is going to be point whose complex representation is Z1 plus 2. तो mod of that, इसका मतलब है ये लेंथ, इस लेंथ की बात हो रही है। ये पैरेललोग्राम में
ये पूरा फिगर। तो मैं ट्राइंगल पे जा रहा हूं, लेट अस कंसीडर दिस ट्राइंगल। आई थिंक दिस इज मॉड Z1, ये मॉड Z2 है, तो ये भी मॉड Z2 है लेंथ, और ये लेंथ है Z1 प्लस Z2। तो मानते हो सर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से प्रूव हो गया कि सम ऑफ टू साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड। सही है। साइमल्टेनियसली नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स का जो डिफरेंस है उसका नॉन नेगेटिव वैल्यू वो थर्ड साइड से लेस होता है। तो दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। अब तुम्हारे में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उस पर आपको पॉसिबिलिटी में बात करनी चाहिए कि ओरिजिन को Z1 से ज्वाइन किया, ओरिजिन को Z2 से ज्वाइन किया, तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी दे आर नॉन कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। तो आपने वो केस तो प्रूव कर दिया इफ दे आर नॉन कोलिनियर, है ना, कि ओरिजिन पॉइंट विद Z1 एंड पॉइंट विद Z2 दे आर नॉन कोलिनियर। उसके लिए तो ये रिजल्ट मुझे समझ आ गया। अब ऑल्टरनेट कि सर इफ दे आर कोलिनियर, तो तुमको लगता नहीं सर कोलिनियर में भी आपको दो केस में बात करनी पड़ेगी। एक, ओरिजिन को Z1 से ज्वाइन किया, ओरिजिन को Z2 से ज्वाइन किया, एंड Z1 Z2 लाई ऑन सेम साइड। एक पॉसिबिलिटी तो ये, और एक पॉसिबिलिटी ओरिजिन को Z1 से ज्वाइन किया और Z2 से ज्वाइन किया, दे आर कोलिनियर बट Z1 Z2 ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक, तो कोलिनियरिटी पर ये दो बातें हुई। अब जिसको अकल है वो कहेगा सर देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज मॉड Z1 से अल्फा e की पावर i अल्फा। फिर लोग कहेंगे सर ये Z2 मॉड Z2 ऑल्सो अल्फा, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है। तो आपका जो Z1 प्लस Z2 है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 e की पावर i अल्फा। अब मुझे लगता है तुम लोग अभी अभी यूलर्स फॉर्म सीख के आए हो, मानते हो, स्केलर इंटू ई की पावर, है ना। अरे 2 इंटू ई की पावर आई अल्फा लिखा है, तो व्हाट इज द मॉड ऑफ Z1 प्लस 2? इस नंबर की मॉड वैल्यू क्या होगी? बराबर दिस, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है भाई। 2 इंटू ई की पावर आई अल्फा का मॉडुलस 2 होता है कि नहीं? बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम कहते हो कि सर मैंने ई की पावर, मैंने मॉड की प्रॉपर्टी लगाई, इस पूरे का मॉड लिया, इसका मॉड लिया, ई की पावर आई अल्फा का तुम मॉड मन में निकालना कि सर कॉस प्लस आई साइन का जो मॉड है वो 1 आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 1। और ये तो बेचारा स्केलर है और वो भी नॉन नेगेटिव, तो इसके ऊपर मॉड आप रिमूव कर सकते हो। ठीक, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस केस, दिस इज अल्फा, दिस इज पाई प्लस अल्फा, बस। तो व्हाट इज Z1 प्लस Z2? मॉड Z1 अल्फा मॉड Z2 पाई प्लस अल्फा। थोड़ी सी 8th क्लास मैथ्स कि सर इसको a की पावर m a की पावर n लिख सकते हैं, e की पावर i पाई e की पावर i अल्फा। इसकी वैल्यू निकालो, cos पाई प्लस i साइन पाई cos पाई माइनस 1, तो इट कम्स आउट मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 e की पावर i अल्फा कॉमन। अब की बार जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि दिस टाइम देयर इज अ डाउट, ये क्वांटिटी 2 भी हो सकती है और ये क्वांटिटी -2 भी हो सकती है। तो -2 e की पावर i अल्फा का मॉड कहना सर अभी भी 2 ही होगा, है ना।
तो यार मॉड लगा दो और क्या, मेक इट नॉन नेगेटिव। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को यूजिंग ट्राइंगल वी कैन प्रूव, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट बात करते हैं इक्वालिटी। तुमने नोटिस किया कि सर ये रिजल्ट इक्वल कब आया, ये रिजल्ट इक्वल कब आया, तो तुमने प्रूफ में देखा है कि सर ये रिजल्ट इक्वल आया है जब आर्ग्यूमेंट दोनों के सेम है। ये रिजल्ट इक्वल कब आया है, जब दोनों के आर्ग्यूमेंट अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो वन शुड नो अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी होल्ड्स if their argument differ by pi is pi। अब इसमें कोई कंफ्यूज मत करना कि सर माइनस पाई नहीं लिख सकते, सर 3 पाई नहीं लिख सकते, अरे सब एक ही बात है यार। ठीक है, तो मैंने कोई एक आंसर बोल दिया। हियर इक्वालिटी अकर if arguments are equal। Keep in mind same direction opposite direction। ये कैलकुलेशन तुम लोग खुद से, है ना, आराम से समझ सकते हो ना, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, इसको तुम पाई माइनस अल्फा का माइनस टाइम्स भी बोल सकते हो कि सर ये जो एंगल है ये माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा भी हम बोल सकते हैं, एक ही बात है। जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट टू नो कि सर एक ही रिजल्ट आ रहा है। तो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी भी माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। क्विकली डन। ठीक, सेम इनइक्वालिटी को मैं ऑल्टरनेट भी प्रूफ दे सकता हूं, बाकी पिछला सॉल्यूशन अच्छा था। तुमको फील आ रहा होगा कि सर मॉड Z1 मॉड Z2 में आंसर लाना है, तो व्हाई डोंट आई यूज यूलर्स फॉर्म। Z1 को मैंने x1 प्लस i/1 मानने के बजाय ये मान लिया, Z2 को आई कैन राइट लाइक दिस। नाउ मॉड निकालना है ना, तो इसको a प्लस आई बी में लिखो भाई। नाउ आई थिंक कैन ऑब्टेन मॉड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी स्ट्रांग है, सर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर 2
मॉड z1 मॉड z2 कॉस कॉस प्लस साइन साइन कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। बस फट से प्रूफ मिल गया कि सर अब तो यूज करो, लेस इक्वल टू कॉस इज लेस इक्वल टू 1 and cos is greater equal to -1। मेरे ख्याल से हो गया प्रूफ। अरे मैंने सिंपली यूज किया कॉस बिटवीन -1 to 1, तो इससे देखो इक्वालिटी का प्रूफ भी मिल गया कि ये कब इक्वल कब आया, जब कॉस की वैल्यू 1 थी। ये इक्वल कब आया, जब कॉस की वैल्यू -1 थी। तो डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट इज 0। कुछ भी बोलो यार, 2n पाई बोल दो, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पाई, ऑड पाई बोल दो, एक ही बात है। 5 seconds क्विकली। कल का होमवर्क बता दूं ना, एक तो पेपर 2 लेके आना है, और प्रोबेबिलिटी आई थिंक आई हैव डन, है ना, एक्सरसाइज 3 10 प्रॉब्लम्स ओनली, है ना, वी हैव डन सो फार। इलेवन टू 31, 11 to 31 एक्सरसाइज 3। थर्टी फाइव कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी तुम लोगों को। इससे 35 भी बोल दोगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है, तो उसको अभी रहने देना जिन लोगों को ठीक से कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है। चलो इतना ही बहुत है, 31 दे दिया, इतना ही बहुत है। टफ आई थिंक बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की भी हिंट दे देता हूं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ से प्रोडक्ट ऑफ z1 से zn, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो मर्जी हो, सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया या जो भी थीटा, कोई भी थीटा जो z1 का आर्गुमेंट होता हो, लोग समझ पा रहे हैं सर? मॉड z1 e की पावर i थीटा 1, मॉड z2 e की पावर i थीटा 2, मॉड z3 e की पावर i थीटा 3, अप टू मॉड zn e की पावर i थीटा n। तो लोगों को ओरली दिख रहा है कि सर वो e की पावर i ऐड हो गई, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n। लेकिन अब थोड़ी सी अकल लगा करके कि ये वैल्यू हो सकता है रेंज में ना आए, कि सर -पाई से पाई रेंज का भी ध्यान रखना होता है। तब तो तुम तो जानते हो सर 2k पाई के इंटीजर, इसकी मदद से एडजस्ट कर लेना। तो वॉट एवर आंसर यू गेट, आंसर लाने के बाद थोड़ा दिमाग लगाना कि सर k की वैल्यू क्या लूं जिससे कि दिस होल आंसर फॉल्स इन इंटरवल -पाई टू पाई, है ना, तो वो दिमाग लग जाएगा। सिमिलरली इफ आई टॉक प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, बस अब अकल लगा के बोल दोगे मॉड z1 e की पावर i थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 4 5, तो इतनी अलजेब्रा तो आती है। थीटा 1 प्लस 2 माइनस 3 4 5, I will adjust 2k pi so that the number falls in interval -पाई से पाई। ठीक है ना? तो जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है,
चलो भाई, नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, होमवर्क बता दिया मैंने। बाय, जय हिंद। अरे हाँ, वो एक मार्क्स इंप्रूवमेंट की बात कोई कर रहा था, अभी याद आ गया। मार्क्स इंप्रूवमेंट का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि होमवर्क एंड एवरीथिंग वो सब तो है ही, कि हम आपका पूरा होमवर्क करते हैं, बट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हारे जो क्लास की जो होमवर्क होता है उसकी जो अप्रोच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर मेरे सॉल्यूशंस टू द पॉइंट हैं या नहीं, ठीक है। कि जो डिस्कशन होता है क्लास का, अगर मैं किसी प्रॉब्लम को 2 लाइन में कर रहा हूँ या 1 में कर रहा हूँ, तो तुम्हारा भी सॉल्यूशन उसके आसपास ही होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट टू लॉन्ग। तो इसलिए तुमको अप्रोच पर भी वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, और बाकी तुम ऑल्टरनेट मेथड्स भी प्रैक्टिस, कि यार मैं एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा मेथड, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स स्ट्रॉन्ग केवल तुम्हारे किए हुए क्वेश्चन तो आएंगे नहीं कि सर मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आया हूँ, लेकिन पता पड़ा कि सर वो जो 100 प्रैक्टिस किए थे वो 101th प्रॉब्लम आ गया, कि सर ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया था। तो वहां पर तुम्हारे को कौन हेल्प करेगा? तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कि सर मैं एक प्रॉब्लम को एक से ज़्यादा तरीके से कर पाता हूँ, मैं प्रॉब्लम के टू द पॉइंट सॉल्यूशन निकाल पाता हूँ, ठीक है ना। तो वो जो तुम्हारा मैथ से स्किल इंप्रूव करेगा ना, बस वही एप्टीट्यूड तुम्हारा वहां पर काम आएगा। समझ गए? तो किए हुए सवाल को करने के लिए प्रिपेयर नहीं होना है, नए एकदम न्यू इन्वायरमेंट, कि एकदम नया नया सा जैसा लग रहा है, उसके लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है ना। तो बस यही मेरे तरफ से है कि जो भी अपन होमवर्क करते हैं उसके सॉल्यूशंस एलिगेंट होने चाहिए, टू द पॉइंट, मतलब ऐसा लगे कि हाँ क्लास के पढ़ाए हुए टाइप से ही कर रहा हूं मैं, एब्सर्ड नहीं कि सर आप जो पढ़ाते हो मैं वो सबसे तो बिल्कुल आउट हो जाता हूँ, कुछ और ही नया सोचने लगता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद।